हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः आप सभी का श्रीकांत मैथ्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और परसेंटेज के अंदर जो आपका मिश्रण वाला पॉइंट है उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, काफ़ी पिछले करीबन 10 दिनों से क्लास आपकी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण। इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल जान लीजिए कि अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास कोई भी डिस्टर्ब ना हो। चलिए, यहाँ पे एक सवाल मैंने अच्छा खासा प्रेजेंट कर रखा है। सवाल को आप एक नज़र अच्छे से पूरे सवाल को पढ़ लीजिए ताकि लगवाते वक्त कोई भी समस्या नज़र ना आए। चलिए, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। यहां पे दूध और पानी का एक मिक्सचर बनाया गया है। अगर मिक्सचर की हम टोटल वैल्यू देखें तो 40 लीटर मिश्रण यहां पे दिया गया है। लेकिन अभी हमें इस वाले डाटा से कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैं मिश्रण में पानी की परसेंटेज वैल्यू दिखाऊं आपको तो यहां पे 10% आपको दिया गया है और आपको ये पहले कंफर्म हो चुका है कि मिश्रण के अंदर दो कंपोनेंट शामिल है, मतलब दो तत्व शामिल हैं, एक दूध और दूसरा आपका पानी शामिल है। तो एक काम करते हैं, यहां पर बिल्कुल दोनों को हम लोग बनाते हुए चलते हैं ताकि कोई भी समस्या हमारे नजर ना आए। अगर मैं यहां दिखाऊं आपको तो दूध और पानी का हमें परसेंटेज वैल्यू यहां पे पहले ला करके रखना पड़ेगा। सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग वाटर और ये जो मिल्क है इन दोनों डाटाओं को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेते हैं, जो इनकी परसेंटेज वाला डाटा है। तो वाटर का परसेंटेज का डाटा मेरे भाई 10% आपको दिया गया है। तो वाटर का परसेंटेज डाटा तो आपको प्रश्न वालों ने स्वयं दे दिया, लेकिन मिल्क वाले का तो परसेंटेज डाटा यहां कहीं भी आपको दिया नहीं गया है। लेकिन एक चीज हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा है कि हर एक वस्तु का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 100% होता है। तो हर एक वस्तु अगर 100% के बराबर होती है तो 100% में से अगर मुझे किसी एक वस्तु की परसेंटेज वैल्यू पता चलती है तो हम उस वस्तु के अंदर का जो दूसरा वाला पार्ट है उसका हम 100 में से घटा के आराम से निकाल लेंगे। मतलब कहने का क्या है कि अगर वाटर 10% होता है, मिश्रण के अंदर अगर वाटर जो है 10% है, तो इसका मतलब मिश्रण के अंदर जो मिल्क है वो मिल्क मेरे भैया 90% हो जाएगा कि नहीं? बताइए। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण मेरे भैया इन्हीं दोनों से तो मिलकर के बना है। एक वाटर और मिल्क इन्हीं दोनों से तो मिलकर के मिश्रण बना है। इसका मतलब मिश्रण जो आपका 100% मिश्रण है, इस 100% मिश्रण में वाटर 10% अगर दिया गया है तो इसका मतलब बचा हुआ शेष 90% आपका मिल्क हो जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट्स वाली बात नहीं है। चलिए, मैं आपको बिल्कुल आगे की तरफ ले चलता हूं। करना क्या है, जरा आप दिमाग लगाइए। यहां पे हमें यहां पे एक रेशियो वाला मेथड होता है, मैं वहीं पे लागू करवाने वाला हूं। तो रेशियो वाला जो मेथड होता है इसको कैसे लागू करेंगे और इसका क्या लाभ है मैं आपको समझाता हूं। तो रेशियो वाला मेथड ये होता है, मतलब दिए गए दोनों चीजों के बीच में आप रेशियो का सिंबल लगा लीजिए। इससे ये फायदा होता है कि परसेंटेज कट जाएगा और जीरो से जीरो कट जाएगा। मतलब ये जो बड़ी सी वैल्यू है ये कट छट करके बिल्कुल एक नॉर्मल छोटी संख्या वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। बस ये फायदा है। अब यहां से अगर देखें तो वाटर अगर 1 है तो इसकी तुलना में आपको मिल्क 9 मिल जाता है। और यही वाटर और मिल्क का जो रेशियो यहां पे दिख रहा है, वास्तव में यही रेशियो आपका मूल मिश्रण बनाता है। क्या आप मेरी बात समझ में आए? भाई साहब, मिश्रण जो मूल वाला है, शुरुआती वाला, ये यही तो था। 10 और 90 हमने काट करके केवल 1 और 9 मिला लिया। तो एक प्रकार से अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भैया ये जो रेशियो आया है 1 और 9, ये जो है मिश्रण का मूल मिश्रण है, तो आपको कोई तकलीफ होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए, अब यहां से मैं आपको आगे ले चलता हूं। दिया गया है कि नए मिश्रण में अगर 20% पानी रखना चाहते हैं तो मूल मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा। हालांकि बात सही भी है भाई, अगर आप जो नया मिश्रण बना रहे हैं तो नए मिश्रण में चाहते हैं कि पानी 20% हो जाए। शुरू में क्या था कि पानी की परसेंटेज वैल्यू 10 थी, लेकिन चाहते हैं कि वाटर अब 10 ना रह करके मेरे भैया ये बन जाए 20%।
अब कहानी समझना, अगर वाटर मेरे भैया तुम 10 से 20 बना रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क की जो परसेंटेज वैल्यू पहले 90 थी वो घट जाएगी कि नहीं? बिल्कुल घट जाएगी, क्योंकि टोटल हमें जो है परसेंटेज वैल्यू 100 ही तो रखना भाई। तुम पानी मिलाओ, चाहे दूध मिलाओ या कुछ भी करो, चाहे आप मिलाइए चाहे आप निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परसेंटेज 100 ही होता है। तो यहां पर आप ये समझिए कि अगर वाटर 20% बनता है तो इसका मतलब मिल्क मेरे भैया इसकी तुलना में 80% ही तो बनेगा। मतलब 20 और 80 तभी तो जुड़ करके 100% होंगे, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब वाटर 20 बना है तो इसका मतलब मिल्क अब जो है 80% हो जाएगा। चलिए, अगर मैं जो नियम यहां मैंने रेशियो वाला लगाया वही मैं यहां पर भी लागू करने वाला हूं, तो लागू करने का मतलब आप रेशियो का प्रतीक बना लीजिए, परसेंट परसेंट कट जाएगा और ये 20 से कम 20 के साथ ये 20 चौक आपका 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक नया रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। नया रेशियो जो नया निकल के आया है इसका मतलब ये नया मिश्रण वाला रेशियो है, ये मूल मिश्रण वाला रेशियो है और ये नया मिश्रण वाला रेशियो निकल करके आ गया। बिल्कुल, अगर यहां अब दिखाऊं मैं नए वाले में तो वाटर 1 है और जो आपका मिल्क है ये मेरे भैया 4 है। तो यहां पे एक लाइन थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूं ताकि डिस्टरबेंस आपके अंदर ना आए। ये नया मिश्रण है, नया मिश्रण का रेशियो निकल करके आया है। चलिए, अब आपको कुछ गजब की बात बताता हूं भाई साहब। हमने क्या किया कि पानी की परसेंटेज वैल्यू 10% पहले थी शुरू में, अब हमने 10% से मिला करके पानी बना लिया है पानी की परसेंटेज वैल्यू 20। मतलब 10% पानी बन चुका है 20%। इसका मतलब एक बात साफ है कि हमने मिश्रण में कहीं ना कहीं पानी ले जाके मिलवाया है, तभी तो भैया पानी की परसेंटेज वैल्यू 10 से 20 हुई है। बिल्कुल बात सही है। तो हमने पानी मिलवाया है मिश्रण में, ना कि दूध मिलवाया है। बात आप समझ रहे हैं भाई? हमने पानी मिलवाया है, दूध नहीं मिलवाया है। तो इसका मतलब एक बात यहां से तो कंफर्म हो जाती है कि भाई आपने दूध तो नहीं मिलवाया है, तो दूध की वैल्यू हर वक्त कांस्टेंट ही तो रहनी चाहिए, नियत ही तो रहनी चाहिए। मतलब क्या है? मतलब मूल मिश्रण में मिल्क की जो वैल्यू होगी मेरे भैया, वही वैल्यू सेम यहां नए मिश्रण में भी तो मिल्क की होनी चाहिए। बात समझिए आप, समझ में आई कुछ बात? भैया मूल मिश्रण में मिल्क की वैल्यू 9 है और नए मिश्रण में मिल्क की वैल्यू 4 दिखा रहा है। लेकिन भैया मिल्क की वैल्यू 9 4 क्यों हो रही है? ये दोनों जगह तो बराबर होनी चाहिए। मतलब जो यहां होना चाहिए मिल्क, वही सेम मिल्क आपका यहां भी होना चाहिए, क्योंकि यहां प्रश्न में आपको साफ साफ दिया गया है कि मिल्क में ना तो किसी प्रकार की कमी की जा रही है और ना किसी प्रकार की बढ़ोतरी की जा रही है। तो मतलब हमारा मिल्क का जो डाटा पहले होना चाहिए वही सेम डाटा हमें नए वाले मिश्रण में भी देखने को मिलना चाहिए। तो यहां तो बराबर नहीं भाई, यहां 9 है, नए मूल वाले में 9 दिख रहा है और नए वाले मिश्रण में मिल्क 4 दिख रहा है। भाई बराबर तो है नहीं, तो बराबर हम कराएंगे। कैसे कराएंगे? तरीका आप समझिएगा। इस वाले जो मिल्क का डाटा है, ये जो मिल्क का डाटा 4 है, इससे उठा के इन दोनों में गुणा करा लीजिए और ये जो मिल्क का डाटा 9 है, इससे उठा के इन दोनों में करा लीजिए। चलिए, पहला काम क्या करेंगे कि इस वाले डाटा से हम इस दोनों में गुणा करा करके जो है मूल मिश्रण का ढांचा फिर से चेंज कर लेंगे। कैसे? 4 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो ये बन जाएगा 4 9 36, कोई समस्या नहीं। 4 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो ये बन जाएगा मेरे भैया 4, कोई दिक्कत यहां तक? तो इस तरीके से 4 और 36 एक नया मूल मिश्रण देखने को यहां से आपको दोबारा मिल जाएगा। समझ में बात आई? मतलब ये जो 1 और 9 था बन चुका है 4 और 36। कहने का मतलब अब इस वाले से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है, क्योंकि ये चीज चेंज होकर के ये चीज अब बन चुका है, तो इससे अब मतलब आपको नहीं रखना है। बिल्कुल। चलिए, यही काम अब इस वाले के साथ करना भाई साहब। इस वाले का मतलब नए मिश्रण के साथ। तो इसके लिए मैंने अभी बताया है कि इन दोनों में क्या करेंगे, इस वाले मिल्क के डाटा से हम गुणा कराएंगे। तो 9 का गुणा जब यहां कराएंगे तो 9 चौक ये बन जाएगा आपका
36, जब इसमें कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका 9। बताइए कोई समस्या नहीं सर। तो इस तरीके से एक नया नमूना हमें फिर से तैयार मिलता है, और ये जो नया नमूना तैयार मिला है ये वास्तव में नए मिश्रण का मान निकल करके आया है। ये मूल मिश्रण की वैल्यू है मेरे भैया, और ये जो निकल के आया है ये नए मिश्रण की वैल्यू निकल के आई है। मतलब नया मिश्रण जो 1/4 था अब ये 9/36 बन चुका है। मतलब अब इस वाले नए वाले से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब अब इससे और इससे केवल रखना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ रेशियो नहीं लगाया भाई साहब, ना तो इसमें ना तो इसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि गुणा करने के बाद ये रेशियो वाली चीज डायरेक्ट अपनी असली वाले मान में आ चुकी है। असली मान में कैसे आ गई भैया? हमारा जो मिश्रण दिया गया मूल मिश्रण ये 40 लीटर है। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ये मूल मिश्रण देखो, मैंने तीर से भैया इंगित किया है, कोई समस्या ना बने। तो मूल मिश्रण मेरे भैया ये 36 और 4 मिलकर के 40 बन रहे कि नहीं, और 40 लीटर मूल मिश्रण हमारा वास्तव में है भी। तो हमारा यहाँ से 36 और 4 40 लीटर यहाँ से दिख भी रहा है, और यहाँ से वास्तव में है भी। तो इस तरीके से यहाँ रेशियो लगाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हमारा एक काम अच्छे से बन गया कि भैया मिल्क शुरुआत में 36 था और अब भी मेरा नए वाले मिश्रण में भी 36 है। तो यही काम मुझे यहाँ पे करना था। इस तरीके से हमारा दूध जो है हर जगह बराबर हो गया, लेकिन पानी देखा जाए तो 4 से मेरे भैया पानी जो है 9 बन चुका है। इसका मतलब पानी 4 से 9 बना है, मतलब कहीं ना कहीं 5 लीटर पानी यहाँ पे मिलाया गया है। मतलब नए मिश्रण मूल मिश्रण का मतलब ये वाला मूल मिश्रण में मेरे भैया 5 लीटर पानी मिला करके 9 लीटर ले जा करके कर दिया गया। मतलब मिलाए जाने वाले पानी की जो मात्रा है ये 5 लीटर मिलाए गए हैं। चलिए ऑप्शन पे अगर ले चलो तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। यहां मैं एक बात आपको और भी कंफर्म करा देता हूं, बिल्कुल मजेदार से, बड़ा मजा आने वाला है। यहां पे क्या करने वाला है जरा समझिएगा। यहां पे ये जो भी आपने मेथड देखा ये मेथड नंबर 1 था। यहां पे जो भी बातें आपने समझा बिल्कुल अच्छी है, मजेदार चीजें। लेकिन मैं आपको एक गजब की बात और बताता हूं, अगर आप सेकेंडों में किस तरीके से इस सवाल को लगाएंगे इसका भी तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देना। यहाँ पे जो परसेंटेज वाला डाटा है चुपचाप आप उसे उठा लाइए। यहाँ पे पानी की परसेंटेज वैल्यू मेरे भैया 10% दिए, तो सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए, और इसी 10% पानी को बढ़ा करके बनाना है 20%। तो इस वाले डाटा के पानी को मेरे भैया आप यहाँ पे आराम से नोट कर लीजिए। अब कहानी समझ रहा, पानी हमारे पास पहले 10% था, इसे बनाना है 20%। इसका मतलब एक बात तो समझ में आती है सर कि अगर पानी हमें 10 से 20 बनाना है तो मतलब मिश्रण में कहीं ना कहीं हमें पानी मिलवाना पड़ेगा। आप गौर से बात समझना, जो पानी हम मिश्रण में मिलाएंगे वो पानी बिल्कुल प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होना चाहिए। मतलब एक शुद्ध पानी हम मिश्रण में मिलाने वाले हैं। तो शुद्ध पानी का अगर मैं परसेंटेज वैल्यू की बात करूं तो शुद्ध पानी अपने आप में 100% हो जाएगा। तो वही शुद्ध पानी का जो परसेंटेज वैल्यू है मेरे भैया, इसे आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। मतलब शुद्ध पानी का परसेंटेज वाला डाटा हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। बात आप समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अगर आप ढांचा बनाते हैं तो थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए। एक काम आपको और भी करना है। क्या? अब आपका प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। कैसे अब इसे आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल गौर से देखते रहिए। सॉल्व करने का तरीका यह है कि इस वाले में से इसको आप घटाइए। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे मुझे यहाँ 80% देखने को मिल जाएगा। फिर इस वाले में से इसको घटाएंगे तो आपको यहाँ मेरे भैया 10% कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। बात कुछ समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। अब एक काम करिए, अब इस वाले तीनों डाटाओं से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इन तीनों से हमने ये चीज़ें बना ली हैं। तो ये जो बन के आई हैं अब इससे हमें मतलब है, इन तीनों से हमें कोई भी मतलब
नहीं है। अब इस दोनों से हमें मतलब है, तो दोनों को आप रेशियो लगा करके थोड़ा छोटा कर लीजिए। तो यहाँ से परसेंटेज कटेगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और रेशियो के साथ यहाँ पे आपका मेरे भैया 1 बच जाएगा। चलिए अब यहाँ से दो चीज़ें हमें पुनः मिलती हैं, 8 और 1। ये क्या है सर? ये जो आपने निकाला है ये है क्या? ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकती है। मैं बिल्कुल आपके इस शंका को समाधान कर दे रहा हूं। कैसे? ये जो आपका पहला वाला होता, पहला का मतलब रेशियो वाले चिन्ह से पहले वाला जो अंक होता है, ये वास्तव में मूल मिश्रण को व्यक्त करता है। मूल मिश्रण की जो टोटल मात्रा होती है उसको व्यक्त करता है। और जो पीछे वाला होता है ये मिलाए गए पानी की मात्रा को व्यक्त करता है। मैं आपको लिख करके बिल्कुल समझा दे रहा हूं ताकि घबराना नहीं आपको। ये जो होता है ये मेरे भैया मूल मिश्रण की मात्रा को व्यक्त करता है, और ये जो होता है मिलाए गए पानी को व्यक्त करता है। मतलब मिलाए गए पानी की मात्रा को, ठीक बात समझ में आ गई? ये मिलाए गए पानी की मात्रा को और ये वाला मूल मिश्रण की मात्रा को। तो ठीक है, इतनी बात तो हमने समझ लिया और ये बड़ी ही अच्छी बातें थी, बिल्कुल गौर से समझिएगा। चलो अगर यहां से देखें तो मूल मिश्रण की मात्रा मेरे भैया 8 है यहां से, लेकिन अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो भाई साहब 40 है। तो यहां 8 है वहां 40 है, ऐसा कैसे हो सकता भाई? दोनों जगह बराबर होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, इस चले यहां बिल्कुल एक चीज, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। मूल मिश्रण की मात्रा ये हो गया और ये हो गए मिलाए गए पानी की मात्रा हो गई। लेकिन अगर मैं वास्तव में आपको हकीकत से परिचय कराऊं तो यहां पे मूल मिश्रण 8 इकाई दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रश्न में वही चीज 40 लीटर दिया गया है। मतलब मूल मिश्रण की वैल्यू मेरे भैया 8 नहीं होनी चाहिए, वास्तव में ये 40 होना चाहिए, 40 जो यहाँ पे दिया गया है। तो लेकिन यहाँ तो 8 है, तो घबराने की बात नहीं है। ये आप 8 भले दिया गया है, इसको गुणा करा के 5 से आप 40 आराम से बना लीजिए, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। समझ गए आप बात को? तो 8 नहीं होना चाहिए, ये वास्तव में 40 होना चाहिए। तो 8 40 अगर होना चाहिए तो 8 में 5 का गुणा करा के हम 40 ही से आराम से बना लेंगे। तो एक चीज आपको और मैं समझा दूं, रेशियो में क्या होता है कि रेशियो वाली वैल्यू में, अगर रेशियो वाले डाटाओं में किसी एक में भी अगर आप गुणा कराते हैं तो उसी संख्या से दूसरे वाले में भी गुणा आपको करना पड़ेगा। ये मैथमेटिकल रूल होता है। तो मतलब अगर 8 में 5 का गुणा आपने करवाया है तो एक में भी आपको 5 का गुणा करवाना पड़ेगा। तो इसमें 5 का गुणा कराने का मतलब आपको 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारा जो 1 है वो 5 बन जाएगा, 8 हमारा मेरे भैया 40 बन चुका है। तो यहाँ से हमें मिल गया मिलाए गए पानी की मात्रा, यहाँ से हमें 5 लीटर निकल करके मिल जाता है। चलिए अगर ऑप्शन पे ले चलें तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। बताइए यहाँ तक कोई भी समस्या अगर आपको नज़र आती है तो बिल्कुल आराम से आप पूछ सकते हैं। हालांकि जिन भाई बंधुओं को जरा सी भी समस्या हो तो हमने कई दफ़ा ये बातें बताई है कि अगर आपको किसी भी सवाल के अंदर किसी भी पॉइंट में दिक्कत होती है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपने कमेंट के माध्यम से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक नए सवाल की तरफ ले चलता हूँ। चलिए सवाल को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। सवाल में क्या दिया गया है, करना क्या है, मैं आपको बिल्कुल पढ़ करके समझाता हूँ, बिल्कुल सुनते रहिए। यहाँ पे ए का काम जो है दिया गया है भैया, ए एक काम 70 दिन में कर सकता है। हालांकि अगर बी वाले की बात की जाए तो यहाँ पे बी दिया गया है, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। यहाँ पे असली मुद्दा, इस पूरे प्रश्न का असली जो निचोड़ है ये आपको मेरे भाई यहाँ पे दिया गया है। क्या करना है, कहानी क्या है, वो यहां से आपको समझ में आएगी। यहां दिया है कि बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर जो काम ए अपना 70 दिन में करेगा वही काम बी जो है 70 दिन में ना करके बल्कि उससे कुछ कम दिनों में करके निपटा देगा।
मतलब अधिक कुशल होने का क्या मतलब होता है? मतलब ये हुआ कि अगर ए की कुशलता 100% है तो बी की कुशलता जो होगी 140% होगी। यही तो बात है भाई, 40% अधिक कुशल है कौन? बी कुशल है ए से 40% अधिक। तो यहां से एक बात आपको समझ में आती है, जरा मैं आपको समझाऊं। तो यहां से बी और ए में एक गजब का रिलेशन बनता है उनकी कुशलता को लेकर के। तो अगर बी का हम ए के साथ, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, अगर मैं बी को ए के साथ देखूं तो बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। मतलब बी जो है ए से 40% अधिक होने का मतलब ए का 140% हो जाएगा। बात आप समझे? मतलब बी की जो कुशलता है वो ए का 140% है, हो जाएगा। भैया 40% अधिक कुशल बोला गया है तो 40% अधिक का मतलब 140 ही तो बनता है, बिल्कुल वही चीज बनता है। तो यहां पे ए को मैं यहां इसके नीचे अगर करता हूं तो मुझे b बाई ए मिलेगा, और यहाँ पे 140 को अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से 0 0 कटेगा और ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये 2 पच्चे आपका 10 हो जाएगा। मतलब अगर मैं देखूं तो एक बात आपको मैं यहीं पे और भी समझा दूं कि जो आपकी क्षमता होती है वो समय के बिल्कुल अपोजिट होती है। बात आप समझिएगा गौर से। मैंने कहा जो क्षमताएं होती हैं किसी भी व्यक्ति की काम करने की, वह उसके द्वारा लिए गए समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई व्यक्ति जितना अधिक क्षमता वाला होगा, मतलब किसी व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है वो जितना अधिक होगी, उस व्यक्ति को उस काम को करने में उतना ही कम से कम समय लगेगा। मतलब ज्यादा क्षमता वाला आदमी कम समय लेगा। मतलब यहां से ये आप समझिए कि अगर मैं दिखाऊं तो आपका जो क्षमता होता है ये मेरे भैया व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? समय के। क्या आप ये मेरी बात समझ पाए? तो ये वाला जो थ्योरम है, ये जो आपका नियम है, ये आप बिल्कुल गौर से दिमाग में बैठा के रखिए। मैं इसी सिद्धांत पे इस पूरे सवाल को लगवाने वाला हूं। कैसे? बिल्कुल समझिएगा। ये जो क्षमता होती है, क्षमता को प्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से और समय को प्रेजेंट किया जाता है मेरे भैया स्मॉल टी से। तो ये थोड़ा सा दो सिंबल इनका बिल्कुल गौर से दिमाग में बैठाइए कि क्षमता को हम लोग स्मॉल ई से प्रेजेंट करेंगे और समय को स्मॉल टी से प्रेजेंट करने वाले हैं। यहां पे दो कैंडिडेट की बात हो रही है, बिल्कुल गौर से सुनना। यहां पे दो कैंडिडेट हमारे पास हैं, ए और बी हैं। तो ए के लिए अगर हम क्षमता की बात करेंगे तो E1 से प्रेजेंट करेंगे और यहां समय T1 ले लेंगे। भैया ए की जो क्षमता है उसको हम लोग E1 से प्रेजेंट कर रहे हैं और जो ए के द्वारा समय लिया जा रहा है उसको हम लोग T1 से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बी पे चलें तो बी को हम लोग मेरे भैया E2 से प्रेजेंट कर रहे हैं और इसका जो समय है इसको हम लोग T2 से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस दोनों मुद्दों को बिल्कुल दिमाग में आप बैठाइए। इन्हीं दोनों के हिसाब से मैं इस फार्मूले को बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे? जरा समझिएगा। यहां पे क्षमता E होती है और समय अपना T होता है। अगर ये वाला सिद्धांत मैं कैंडिडेट ए वाले के लिए लागू करूं तो कैंडिडेट ए जो है इसकी जो क्षमता है E1 है। कहने का मतलब ये जो क्षमता हम लिखेंगे ए वाले के लिए, ए के लिए, तो यहाँ पे क्षमता केवल E नहीं लिखेंगे बल्कि क्षमता हम लोग E1 लिखेंगे। और यहाँ प्रोपोर्शनल मतलब ये अनुक्रमानुपाती लगा लेंगे, व्युत्क्रमानुपाती वाला चिन्ह लगा लेंगे और बटे में मेरे भैया 1/, समय, जो यहाँ समय T होता है तो समय T ना लिख करके ए के लिए समय हम लोग T1 लिखेंगे। बस वही तो फर्क होगा। चलिए, अगर इसको सही से हम लोग अच्छे से लिखते हैं तो ये T1 यहाँ आ जाएगा, मतलब E1 और इंटू आपका T1 मिल जाएगा और ये अनुक्रमानुपाती 1 मिल जाएगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह मेरे भैया हटाना पड़ता है। हटाने का मतलब आपको एक कोई कांस्टेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा, मतलब नियतांक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हटा करके आप बराबर अगर लगाते हैं तो कांस्टेंट के तरह
रूप में आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया के, हमने क्या मान लिया सर, के मान लिया, और 1 लिखा था तो 1 हमने यहाँ बगल में लिख लिया। हालांकि के का 1 में गुणा करने पे मुझे के ही मिलेगा, तो हम डायरेक्टली के लिख ले रहे हैं। कोई भी तकलीफ यहाँ तक आपको हुई बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। चलिए, ये रहा ए वाले के लिए। ये जो मुद्दा निकल के आया है, ये आया है ए वाले कैंडिडेट के लिए। चलिए, अब हम लोग अगर यही बी वाले के लिए करते हैं, यही चीज अगर हम लोग बी वाले के लिए बनाते हैं, तो बी वाले के लिए जब बनाएंगे तो भैया क्षमता को E2 से व्यक्त करेंगे और समय को मेरे भैया T2 से व्यक्त करेंगे। बस वही तो फर्क मिलेगा। तो चलिए, यहां क्षमता के लिए, इसके लिए बी के लिए अगर बनाते हैं तो हमारे लिए जो क्षमता होगी वो मेरे भैया यहाँ E2 बन जाएगी। मतलब ये E2 बन जाएगा और अनुक्रमानुपाती यहाँ 1 लिखने के बाद समय यहाँ पे इसके लिए T2 लिख लिया जाएगा। बस यही होगा। तो यहाँ तिर्यक गुणा अगर इसका कराएंगे तो आपको E2 के साथ इनटू में T2 मिल जाएगा और ये अनुक्रमानुपाती के रूप में यहाँ पे बराबर में 1 मिल जाएगा। फिर वही काम जो हमने यहाँ पे किया था वही काम हम यहाँ भी कर देंगे। तो अनुक्रमानुपाती हटा करके एक नियतांक यहाँ पे रख देते हैं। तो जो नियतांक यहाँ पे हमने रखा तो वही सेम नियतांक हम यहाँ पर भी रखेंगे। तो यहाँ पर भी मेरे भैया आपका E2 और यहाँ इंटू T2 के बराबर आपको के देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपका एक समीकरण इक्वेशन यहाँ पे और एक इक्वेशन आपका यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन को गौर से देखें तो दोनों इक्वेशन का जो बराबर के इधर वाला पक्ष है दोनों में बिल्कुल बराबर है। बराबर के इधर यहाँ भी के है और बराबर के इधर यहाँ भी के है, तो दोनों बराबर हैं। तो मैं समीकरण 1 और 2 को क्या करूँगा, बिल्कुल कंपेयर करा लूँगा। कंपेयर कराएंगे तो हमारा ये वाला जो है आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि भैया बराबर के इधर वाला जब आपस में बराबर हो सकता है तो बराबर के इधर वाली भी तो चीज़ें दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। चलिए, मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से अगर तुलना करते हैं तो E1 और T1 मतलब E1 और T1 जो होगा ये E2 और T2 मतलब E2 इंटू T2 के आपस में बराबर हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ आपको बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात और दिखाने वाला हूँ, गौर से देखिएगा। हमने कहा यहाँ पे A की जो क्षमता हमने लिया E1 लिया है और B की जो क्षमता है हमने E2 लिया है। तो इसका मतलब B की जो क्षमता हमने निकाला है 7, इस 7 को अगर देखें तो हम लोग किससे E2 से तो प्रेजेंट करेंगे और A की जो क्षमता यहाँ 5 निकल के आई है तो A की क्षमता को हमने प्रेजेंट किससे किया है E1 से। इसका मतलब 5 को हम जो है E1 के बराबर कर सकते हैं। मतलब E1 हमें 5 मिल जाएगा और E2 हमें 7 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं, E2 को हम कर लेते हैं यहीं पे और E1 को इसके नीचे कर लेते हैं और T1 को इसके नीचे कर लेते हैं। मतलब क्या है, T1 यहीं रहेगा, T2 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा और E1 इसके नीचे बन जाएगा। मतलब हमारे कहने का E2 और E1 हमें इस तरीके से ये फार्मूला तैयार मिल जाएगा। तो यहाँ पे E2 और E1 की अगर वैल्यू देखें तो E2 और E1 की अगर वैल्यू देखो तो 7 और रेशियो में 5 है। अगर यहाँ पे रेशियो लगा देते हैं तो आपके लिए आराम हो जाएगा। तो E2 और E1 का रेशियो का वैल्यू यहाँ पे 7/5 आपको मिल जाता है और वही वैल्यू ला करके आप यहाँ आराम से रख दीजिए। तो आप यहाँ रखेंगे 7/5, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। लेकिन आपको अगर प्रश्न पे ले चलूँ तो प्रश्न में ए जो है 70 दिन का समय ले रहा है काम करने पे। और ए का मतलब क्या, ए का जो समय यहां दिया गया है 70 दिन, इस दिन को ए का जो दिन है वो T1 से प्रेजेंट किया गया है। मतलब ये जो T1 है ये ए के दिन को प्रेजेंट कर रहा है कि ए कितना दिन ले रहा है। तो ए का मतलब T1 है और T1 का मतलब 70 है। तो T1 के स्थान पे आप 70 लिख सकते हैं और बाई T2 के स्थान पे आप बिल्कुल कुछ मत लिखिए, जैसा है वैसे रहने दीजिए। इस तरीके से आप काट लेंगे तो 7 धाम में आपका 70 हो जाएगा। 5 का यहाँ तिर्यक गुणा कराएंगे, 5 धाम 50 हो जाएगा और T2 का यहाँ करा देंगे। अरे भैया आप ऐसे समझिए ना कि 7 एकम 7 और 7 धाम में
70। तो 5 का यहाँ 10 में गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 50 और T2 का 1 में कराएंगे तो आपको मिलेगा T2। बताइए यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नजर आई? क्या यहाँ तक सॉल्व करने में कोई समस्या नजर आती है? ये मैंने एकदम बेसिक आपको समझा दिया। जिस तरीके से ये बनाया जाता है बेसिक तौर पे मैंने एक एक चीज़ें आपको बेसिक समझा दिया है। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नहीं बननी चाहिए। चलिए मैं आपको इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ। जो मैं शॉर्टकट दिखाने वाला हूँ हकीकत में ये जो आपने लंबा चौड़ा मेथड देखा है इसी से शॉर्टकट बनाया गया है। बिल्कुल, चलिए मैं आपको इसका शॉर्टकट दिखाता हूँ। चलिए इसका शॉर्टकट आपको दिखाता हूँ कैसे करना है, समझिएगा। यहाँ दो कैंडिडेट दिए गए हैं ए और बी। तो इन दोनों कैंडिडेटों को सबसे पहले आप लेकर के बाहर आ जाइए। ए और बी ये दो कैंडिडेट आपको दिए गए हैं और यहाँ पे दोनों की दो चीज़ें बताई गई हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी? एक आपको दिन बताया गया है और दूसरी आपको उनकी कुशलता के बारे में बताया गया है। कुशलता का मतलब होता है उनकी जो क्षमता है कार्य करने की, वही कुशलता बोली जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, चाहे ए की बात करें चाहे बी की बात करें, दोनों में हमें दो चीज़ें मिलेगी, दिन मिलेगा और उनकी कुशलता मिलेगी, मतलब क्षमता मिलेगी। तो हम ए और बी की यहाँ पे क्षमता ले लेते हैं, क्षमता और समय दोनों ले लेते हैं। तो क्षमता पहले ले लेते हैं ताकि कोई भी तकलीफ आपको ना हो। तो क्षमता को प्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से और इनका समय भी यहीं पे नोट कर लेते हैं ताकि हमें और भी आराम रहे। चलिए अगर मैं दिखाऊं ए और बी की अगर मैं क्षमता की बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको इस लाइन पे ले चलूंगा। कैसे दिया गया है कि बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है। अब बात समझिएगा भैया, ए से 40% अधिक कौन है? बी है। मतलब अगर ए की क्षमता मेरे भैया 100% है तो बी वाले की 40% अधिक मतलब 140% ही तो होगी, यही तो होगा। अगर इसको आप रेशियो लगा करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो और मजा हो जाएगा। यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा और जीरो से जीरो कट जाएगा। ये 2 पच्चे 10 के साथ में ये 2 सत्ते 14 आपको मिल जाएगा। क्या यहाँ तक कोई समस्या? मतलब हमारी जो क्षमता है ये 5 और 7 के रेशियो में हमें मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ से एक बात मैं आपको और समझा दूँ। इससे पहले वाले नियम में हमने बड़े अच्छे से आपको समझाया है कि हमारी जो मेरी भैया क्षमता होती है वो अनुकर्माण व्युत्क्रमानुपाती होती है समय की। ये बातें अभी मैंने प्रूव करके आपको दिखाया भी है। इससे पहले वाले मेथड में मैंने ये चीज़ आपको समझाया है कि क्षमता जो ई होता है वो समय टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षमता जो होगा वो टी का उल्टा होगा। मतलब ये है कि ए और बी की जो आपने क्षमता 5 और 7 निकाला है वही उल्टा हो करके समय बन जाएगा। मतलब ए और बी की जो क्षमता हमने 5 और 7 निकाली है वही मेरे भैया उल्टा हो करके मतलब 7 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा और यही जो है आपका समय बन जाएगा। क्या ये बातें आप समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे। मतलब क्षमता अगर आपको पता चल जाती है तो आप समय आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? बिल्कुल इसी रेशियो को आप उल्टा कर दीजिए तो आपका समय निकल जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? बिल्कुल। चलिए अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं तो दिया गया है कि ए जो है एक काम 70 दिन में करता है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग 70 दिन दिया गया है। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो ए की जो कार्य करने का जो रेशियो है वो 7 है। तो 7 नहीं होना चाहिए भाई, 70 दिया है तो 70 होना चाहिए। तो इसका मतलब 7 को अगर 70 बनाना है तो 7 में 10 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 7 जा करके 70 बनेगा। तो जो गुणा आपने इसमें कराया वही गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा ताकि ये दोनों चीज़ें बैलेंस में बनी रहें, घटी बढ़ी ना हो। तो यहाँ जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 10 बचे 50। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो 70 निकल के आया है ये ए द्वारा लिया गया समय है।
तो इसी हिसाब से हमारा बी वाला भी निकल के आ गया। ये वाला जो डाटा निकल के आया मेरे भाई, ये किसका है? बी वाले का। ये बी, इसका मतलब 50 दिन में वही काम आराम से कर सकता है। क्या ये बातें आप समझ पाए? तो इस तरीके से भी आप इजीली छोटे में भी सवाल को अच्छे से लगा सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार पुनः समझाने की कोशिश करता हूँ। बात समझिएगा, यहाँ पे मैं एक बार पुनः आपको समझाता हूँ। कुछ भाइयों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। हमने कहा कि ए और बी की जो हमारे टाइम क्या रेशियो है, ए और बी का जो टाइमिंग रेशियो है ये है 7:5। लेकिन हकीकत में देखा जाए, मैं आपको सही से बताऊं तो इसका मतलब ये है कि ए जो है अगर 7 घंटा काम करता है, किसी काम में लगाता है, तो उसकी तुलना में बी जो है 5 ही घंटा लगाएगा। बात समझ में आई? लेकिन एक का समय यहाँ 70 दिन दिया गया है। हमारे अकॉर्डिंग तो 7 आया है, लेकिन होना चाहिए था 70। तो 7 ना होकर के ये होना चाहिए 70। तो 7 को 70 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 70। तो इसी तरीके से 10 का गुणा जैसे आपने यहाँ करवाया है, तो 10 का गुणा आपको यहाँ भी करवाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैथमेटिकल रूल होता है कि रेशियो में बधे हुए जितने भी अंक होंगे, तो सारे अंकों में आपको गुणा कराना पड़ेगा। अगर किसी एक में आप गुणा कराते हैं तो सारे में भी आपको वही काम करना पड़ेगा। तो जो काम यहाँ किया है वही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब 10 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा जब 5 में करेंगे तो ये आपको 10 पचे 50 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ए का दिन 70 लग रहा है, तो बी का दिन उस काम को करने में 50 दिन लग जाएगा। जो कि हमें पूछा भी गया है कि बी को कितना दिन लगेगा, वही काम करने में बी को कितना दिन लगेगा। तो बी को वही काम करने में भैया 50 दिन लगेगा। क्या आप बात समझ पाए? ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए, ये चीज आप सीख लीजिए, या इससे पहले वाला जो बेसिक वाला हमने समझाया है, दोनों आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसका एक मेथड और भी है, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ नए सवालों के साथ प्रेजेंट हो जाऊंगा, तो वहाँ पर इसका एक जो बचा खुचा मेथड है मैं वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। चलिए, आज इस क्लास में बस 2 ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी ये डेली क्लास आपको कंटिन्यू मिलने वाली है। जो भी आपको पिछले 10 दिन से क्लासें नहीं मिल पा रहे थे, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक दिन आपको क्लास मिलेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।